अब जो हमने ये इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा, या फिर रूल ऑफ लॉ पढ़ा, ये इसी प्रिंसिपल को मानते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि लॉ ने जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश कर लिया हमें उसी को मानना है। ठीक है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसको फॉलो करता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि लॉ की इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी जस्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है। लॉ को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उसकी इंप्लीमेंटेशन जस्टिफाइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके आप लॉ को इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं, ये वाला यूएस का और ये वाला ब्रिटेन का। समझ गए? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। इसीलिए अगर आपने मर्डर किया है और अपने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया तो कोर्ट आपको कम सजा देता है कि नहीं देता है? और अगर कोई सीरियल किलर है उसको फिर ज्यादा सजा देगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंडीशंस देख रहा है वो, कि किस कंडीशंस में आपने ये क्राइम किया है। सिर्फ क्राइम की बात नहीं है, कोई भी आपको सोशल वेलफेयर स्कीम भी अगर आपको चाहिए तो आपकी कंडीशन क्या है, उसी के बेसिस पे आपको वो स्कीम मिलेगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? कि जहां पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं पर पॉजिटिव चेंजेस के लिए कर रहे हैं। जैसे एस सी एस टी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, फ्री राशन दे रहे हैं बीपीएल लोगों को, ठीक है, घर बना के दे रहे हैं पीएम आवास योजना में। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन तो कर रहे हैं पर ताकि पॉजिटिव चेंज हो पाए सोसाइटी में, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट जो है वहां पे इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, उसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इंडिया में हम दोनों को अप्लाई करते हैं। समझ गए? कुछ एक्सेप्शन है इसमें, इंडिया में लॉ को अप्लाई करने में कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नहीं, हम इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी नहीं लगता उनके ऊपर। हाँ, जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर जब तक वो अपने ऑफिस में हैं, ऑफिशियल ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं, तब तक उनके ऊपर कोई भी सिविल मुकदमा नहीं चला सकते आप। ठीक है। नहीं, क्रिमिनल तो चला सकते हैं पर सिविल नहीं चला सकते। सिविल केसेस में उनको प्रोटेक्शन मिली होती है। ठीक है। क्रिमिनल भी आप तब तक, जब तक वो उनको वहां से हटाएंगे नहीं, तब तक उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं चलती हैं। उनको 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप जो है, आपके ऊपर ये केस चल रहा है। ठीक है। तो अगर वो केस फिर साबित हो जाता है तो उनको हटा दिया जाता है उधर से, अपने पद से हटाएंगे उनको, फिर उनके ऊपर केस चलाएंगे। ठीक है। तो उनको प्रोटेक्शन मिली है, तो इसमें लिखो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन लिखो इसमें। एक्सेप्शन में सबसे पहले लिखो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। और दूसरा लिखो फॉरेन डिप्लोमेट्स। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं इंडिया में, फॉरेन उनकी एम्बेसी के लोग होते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन के जो लोग होते हैं, उन पे भी यहाँ पे कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाती। ठीक है। फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ यूएन, मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। इन सबको प्रोटेक्शन मिलती है। फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ यूएन। ठीक है। आर्टिकल 14 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 15। 15 में क्या है? 15 किस चीज की बात करता है? हाँ, पता है किसी को? किस चीज की बात करता है? आर्टिकल 15 मूवी देखी है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। आर्टिकल 15 नहीं देखी आपने मूवी आयुष्मान खुराना की?
स्त्री 2 देखी? क्या बोल रही है आर्टिकल? कि हमें क्या नहीं करनी है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। पर कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए? ये आर्टिकल बोलते हैं कि स्टेट हमारे देश की में कुछ चीज़ें बताई हैं जिनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। कौन कौन सी चीज़ें? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन। इनके बेसिस पे स्टेट जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। लिखो इसमें, इट प्रोवाइड्स दैट नो सिटीजन shall be discriminated on the grounds only of religion, comma race, comma caste, comma sex, or place of birth, subject to any disability, comma liability, subject to any disability, comma liability, 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 comma restrictions or conditions with regard to फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो एक्सेस टू शॉप्स, ACCESS, एक्सेस टू शॉप्स, कॉमा पब्लिक रेस्टोरेंट्स, हाँ शॉप्स दुकानें, एक्सेस टू शॉप्स मतलब आपको कोई दुकान पे जाने से रोक नहीं सकता। एक्सेस टू शॉप्स, कॉमा पब्लिक रेस्टोरेंट्स, उसके बाद कॉमा होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, उसके बाद दूसरा लिखो इसी में, द यूज ऑफ वेल्स विद रिगार्ड टू के बाद मैंने बोला था ना फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड लिखो, ये सारा फर्स्ट ही है। अब सेकंड लिखो, द यूज ऑफ वेल्स, कॉमा टैंक्स, TANKS टैंक्स, कॉमा bathing ghats, comma roads and place of public publics maintained wholly or partially by states। समझ गए? किस किस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती? तो लोगों के साथ एक्सेस टू शॉप्स, उनको कि आप किसी दुकान पे जाने से रोक दो, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, थिएटर, यहाँ पे किसी भी इन चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। किन चीज़ों के बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस या सेक्स के बेसिस पे आप इन जगहों पे जाने से लोगों को नहीं रोक सकते। ठीक है। दूसरा, अगर कोई वेल है, कुआं है कोई गांव में, ठीक है, यहाँ टैंक है कोई,
ठीक है, कोई बोली है, बाथिंग वाली जगह जहाँ पे नहाने जाते हैं सारे लोग, यहाँ पब्लिक रोड है, ठीक है, यहाँ वो सारी चीजें जिनको गवर्नमेंट ओन करती है होली या पार्शली, तो वहां पे जाने से आप किसी भी इंसान को ये 5 जो कंडीशंस बताई उनके बेसिस पे क्या नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ इन बेसिस पे नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ। हम्म इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं कि इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है कि आप स्पेशल फेवर कर सकते हो, उन लोगों को बढ़ावा दे सकते हो आप ज्यादा। ठीक है, स्टेट को बोला जा रहा है ये। ठीक है, तो उन लोगों को ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है, वीकर सेक्शंस को, एससीज को, एसटीज को, ठीक है, वुमेन को, चिल्ड्रन को, तो उनको ज्यादा आप उनको ज्यादा रोल दे सकते हो इन चीजों में, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, इसमें लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखो। फर्स्ट लिखो स्पेशल फेवर फॉर एससीज एंड एसटीज, स्पेशल फेवर फॉर एससीज एंड एसटीज, शेड्यूल ट्राइब्स, गुज्जर बकरवाल, गद्दी। ठीक है, हमारी स्टेट में यही है, बाकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखो स्पेशल फेवर कैन बी गिवन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो, दूसरा पॉइंट लिख लो, स्पेशल फेवर कैन बी गिवन टू वुमेन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। ठीक है, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे वुमेन्स के लिए आप रिजर्वेशन, जैसे बसेस में होती है, मेट्रोज में रिजर्वेशन है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन है ना मर्दों के साथ, बट वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, उसके बाद लिखो आर्टिकल 16। समझ आ गया ये, समझ गया ना। आर्टिकल 16, 16 में क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकार जो एम्प्लॉयमेंट देती है, पब्लिक का मतलब सरकार होता है। ठीक है, यहां पे पब्लिक का मतलब ये पब्लिक नहीं है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सरकार एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो उस जो सरकार एम्प्लॉयमेंट दे रही है उसमें सबको क्या मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इसमें लिखो नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, नो पर्सन, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, no citizen can be discriminated against, no citizen can be discriminated against or be ineligible, be ineligible, be ineligible for any employment, for any employment under state, for any employment under state on the grounds, on the grounds only of religion, on the grounds only of religion, on the grounds only of religion, comma race, comma caste, comma sex, comma decent, 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 comma
प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो स्टेट इस देश के सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी जब उनको एम्प्लॉयमेंट देगी। ठीक है, कौन कौन सा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी? रिलीजन के बेस पे जॉब्स नहीं देगी, रेस के बेस पे, रेस समझते हो ना? रेस सिर्फ कलर नहीं होता। हाँ, रेस मतलब जेनेटिक्स के बेसिस। ठीक है, तो ऐसे पूरी दुनिया में अलग अलग रेसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स। जहाँ जहाँ पे लोग जिस जिस टाइप के इन्वायरमेंट में रहते हैं उस टाइप से लोग जो हैं अलग अलग टाइप के दिखते हैं। ठीक है, आपको मैंने शायद बताया वैसा ही है। ठीक है, जैसे चाइना वाली साइड, साउथ ईस्ट एशिया वाली साइड कैसे मोंगोलाइड्स लोग हैं। ठीक है, इंडिया में आर्यंस और द्रविडियंस हैं। ठीक है, जैसे यूरोप में कॉकेजियंस हैं। ठीक है, अफ्रीका में निग्रोज हैं। तो ये सब रेसिस हैं। ठीक है, ये रेसिस उनके जीन्स के बेसिस पे हैं और उन उसकी वजह से उनकी बॉडी की बनावट, ठीक है, उनकी हाइट, उनका कलर, सब कुछ डिटरमाइन होता है। ठीक है, कैसी इन्वायरमेंट कंडीशंस में रह रहे हैं वो, उसके बेसिस पे ही फिर सब कुछ तय होता है। ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया था ये अफ्रीका में क्यों काले कलर के लोग होते हैं? हम्म। हाँ, गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी ज़्यादा होने से क्या होता है? हाँ, उनमें मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मेलेनिन उनमें प्रोड्यूस होता है वो उनको किससे बचाता है? यूवी रेस से बचाता है, ताकि उनको स्किन कैंसर ना हो। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट, जब ये जो पूरा अफ्रीका है ये पूरा ट्रॉपिक्स में पड़ता है, इक्वेटर के आसपास पड़ता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है पूरा साल। तो यहाँ पे बड़ी गर्मी होती है। ठीक है, उस वजह से वहाँ पे लोगों के जीन्स में ये डेवलप हो गई ये चीज़ कि वो उसको बचाएं उन लोगों से। वहाँ के लोग आपको दिखेंगे लंबे लंबे पतले पतले, है ना? और जैसे ही आप ठंडे इलाकों में जाओगे वहाँ के आपको छोटी हाइट और मोटे लोग दिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लंबी हाइट का जो इंसान होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू हिज वॉल्यूम, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट को डिसिपेट कर सकता है इन्वायरमेंट में, तो उसको गर्मी कम लगेगी। पर अब मोटा और छोटा आदमी होगा अगर हाइट में और मोटा होगा तो उसको ठंड कम लगेगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है बॉडी की वॉल्यूम के हिसाब से। तो हीट कम लॉस होगी इन्वायरमेंट को, तो उसको उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। जैसे आपने एस्किमोज देखे हैं, एस्किमोज, एस्किमोज ऐसे छोटी छोटी हाइट के होते हैं, मोटे मोटे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट के ऊपर, तो अलग अलग रेसेस बन जाती हैं ऐसे। अब रेस के बेसिस पे आप क्या नहीं करोगे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे किसी भी टाइप का। ठीक है। उसके बाद कास्ट, कास्ट का तो आपको पता ही है। कास्ट क्या होती है? जाति। मतलब कैसे बनती है जाति? कहाँ से आई जाति? सोसाइटी से। कैसे? क- कास्ट की बात करें, मुस्लिम, आप रिलीजन पे चले गए। मुस्लिम क्या अलग कास्ट के लोग हैं? अलग रिलीजन के लोग हैं वो। हम्म। हाँ, देखो इंडिया में क्या था एंशियंट टाइम्स में, इंडिया में पूरे समाज को चार हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, जिसको हम बोलते थे वर्ण व्यवस्था, है ना? तो पूरे समाज को चार हिस्सों में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, कि क्या काम करेंगे वो, क्योंकि सोसाइटी में हर टाइप का काम चाहिए। आपको पढ़ने लिखने का काम भी करना है, आपको लड़ाइयाँ भी लड़नी है, आपको बिजनेस भी चलाना है, आपको सफाई भी करनी है, हर टाइप का काम तो करना होता है सोसाइटी में। तो सोसाइटी को बांट दिया उन्होंने चार हिस्सों में, कि ये वाले लोग ये काम करेंगे, ये वाले लोग ये काम करेंगे। तो पहले वर्ण चार ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या करते थे? पढ़ने लिखने का काम, नॉलेज लेने देने का काम ब्राह्मण करते थे। ठीक है, एडवाइस करना किसी को, किसी को सलाह देना, ये सब ब्राह्मण का काम था। दिमाग वाला काम सारा ब्राह्मण करते थे। क्षत्रियास क्या करते थे? प्रोटेक्ट करते थे लोगों को। ठीक है, जो भी ट्राइब है उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। फॉरेन इन्वेजन कोई कर रहा है, कोई लड़ रहा है, तो वो प्रोटेक्शन करना क्षत्रियास का काम है। फिर शूद्रास का क्या, वैश्यास का क्या काम है? वैश्यास का काम था काम करना, काम मतलब बिजनेस करना, व्यवसाय करना। ठीक है, उस स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाना, अलग अलग टाइप के व्यवसाय करना। तो ये वैश्यास का काम था। और शूद्रास का क्या क्या काम था?
जो काम बच गए वो काम उनको मीनियल जॉब्स उनको करने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, हाँ बस रोल अलग अलग थे और उनकी ड्यूटीज भी अलग अलग थी, इसलिए उनको अलग अलग चीजें ही करने को बोला था और उनके लिए अलग अलग रूल्स भी बनाए, क्योंकि काम अलग अलग है ना, तो जिस टाइप का काम होगा उसी टाइप का आपके लिए रूल भी बनाएंगे। ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स को बोला कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है, आपको बिल्कुल सात्विक जीवन जीना है, क्यों? क्योंकि उनको सारा काम दिमाग से करना है, तो ज्यादा खाएंगे पिएंगे शराब पिएंगे तो दिमाग खराब होगा, तो उनको बोला कि आपको सात्विक रहना है, आपको सही से जीवन व्यतीत करना है। पर क्षत्रियाज पे ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई खाने पीने वाली, क्यों? क्योंकि उनको लड़ना है, उनको तो वैसे ही दिमाग खराब रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो उनके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। शूद्राज के ऊपर भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, क्यों? क्यों उनको जो काम करने हैं उनको बड़ा हाई लेवल का दिमाग से काम करना नहीं है। ठीक है, तो उनके ऊपर भी कम रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो ऐसे ऐसे सोसाइटी को बांट दिया। अब स्टार्टिंग में इसके इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो, ब्राह्मण बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उस टाइम। अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो आपको 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, आपको घर से बाहर रहना है, सिर्फ आपको एक ही कपड़े में रहना है। ठीक है, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते थे, आपको वेद सारे पढ़ने हैं, सब कंठस्थ होने चाहिए। हाँ हाँ, राजा और जो भी फोर्स में जो भी लोग होते थे वो सब क्षत्रिय थे। ठीक है, अब ब्राह्मण का सबसे मुश्किल काम था, वो सबसे मुश्किल लाइफ जीता था वो, इसीलिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, पर उसको फायदा भी कुछ दिया फिर, ताकि तेरे को लोग रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जितनी तपस्या करोगे लोग उतनी आपको वैल्यू करेंगे ना सोसाइटी में। ये सोसाइटी का नॉर्म होता है, जो इंसान अपनी लाइफ में जितना हार्ड होता है उसकी सोसाइटी उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। अब शूद्राज और वैश्यास को इतना मुश्किल काम दिया ही नहीं, उनको बोला कि आपको बिजनेस करना है, आपको अपने मन से चीजें करनी है, आपको इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट भी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी फिर। हाँ 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 हाँ, एंशिएंट इंडिया में ऐसी हमें बहुत सारी एग्जांपल्स दिखती हैं जहां पे दूसरे वर्ण के बंदे ने दूसरा कोई काम किया और उसको हमने फिर ब्राह्मण माना। ठीक है, जैसे परशुराम थे, उन्होंने क्षत्रिय का जैसा काम किया तो उनको हम क्षत्रिय मानते हैं। जैसे वाल्मीकि शूद्र था पर उसने ब्राह्मणों के जैसा काम किया तो उसको हम ब्राह्मण मानते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में तो ऐसा ही था, बट धीरे धीरे क्या होने लगा, ये सिस्टम रिजिड होता गया। ठीक है, सोसाइटी में धीरे धीरे इसमें करप्शन आ गई इस सिस्टम में, और फिर क्या हो गया, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण और क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय। चाहे क्षत्रिय काम शूद्रों वाले कर रहा है, चाहे ब्राह्मण काम शूद्रों वाले कर रहा है, लेकिन उसमें चेंज नहीं होने दिया फिर उन्होंने। ठीक है, तो उससे उनकी मोनोपोली बन गई, उसमें उससे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। और फिर धीरे धीरे जब इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आई तो ये वर्ण सिस्टम से कास्ट पैदा हो गई, अलग 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 जातियां पैदा हो गई। ये जातियां कैसे पैदा हुई किसी को पता नहीं चला कि कैसे जातियां बन गई। जातियां मतलब जो इंसान मतलब ऐसे अलग अलग ही जाति, जैसे कुम्हार का काम कर रहा है उसको कुम्हार की जाति दे दी, सुनार का काम कर रहा है सुनार की जाति दे दी, अलग से मतलब काम के बेसिस पे उनको जातियां भी दे दी फिर अलग अलग। ठीक है, अब जातियों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो फिर लेटर वैदिक पीरियड में और बाद में गुप्ताज के टाइम में क्या हुआ, एक नया वर्ग सामने आया जिसको बोलते थे हम अनटचेबल्स, चंडाल्स। अब वो लोगों के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, और वो लोग बिल्कुल मीनियल काम करते थे, जैसे नालियां साफ करना। ठीक है, कोई जानवर मर गया है तो उसको घसीट के दूसरी जगह लेके जाना, जो काम बाकी कोई नहीं कर रहा है वो लोग कर रहे हैं, पर उनकी बुद्धि का स्तर भी उतना ही है। अब जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वो क्यों ऐसा काम करेगा, वो नहीं करेगा ये ऐसा काम। ठीक है, अब क्योंकि उनका बुद्धि का स्तर भी उतना ही था, तो एक सैंक्टिटी बनाने के लिए उनके साथ थोड़ा लोग उनसे दूर रहने लगे। ठीक है, कि ये थोड़ा काम इनका मेनियल है, इसीलिए इनके साथ, उसकी वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, फिर उनके साथ छूत छात स्टार्ट हो गई कि इनको देखना, ये इस लेवल तक बढ़ गया कि इनको देखना भी नहीं है। ब्राह्मण के ऊपर अगर किसी ऐसे अछूत की नजर भी पड़ जाएगी वो तब भी नहा के आएगा। तो ये सिस्टम खराब हो गया, बाद में करप्ट हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी की परछाई से आप कैसे करप्ट हो सकते हो, पर बाद में सिस्टम में ये कुरीतियां आ गई। ठीक है, और इन कुरीतियों को समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो धीरे धीरे इन कुरीतियों से ही फिर उभारने के लिए बाद में मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे कैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चलाई गई। बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि हिंदुइज्म में ये सब प्रॉब्लम्स आ गई, इसीलिए अलग अलग रिलीजन बने जहां पे इक्वालिटी बताई गई कि नहीं हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो कास्ट क्या है, यही जाति, जो वर्ण से जाति बन गई बाद में।
ठीक है, तो जाति के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने बोला कि जाति के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे किसी के साथ। ठीक है, उसके बाद सेक्स, मेल्स फीमेल्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, आपने खुद ही देखा, आपने अपने घरों में ही देखा होगा। ठीक है, होता ही है डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद डिसेंट के कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपका डिसेंट क्या है, आपके दादा परदादा कहाँ से हैं, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए, रेजिडेंस कहाँ का है, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार जब नौकरी निकाल लेगी तो ये सब क्राइटेरिया नहीं रखेगी वहां पे। ठीक है, कि ब्राह्मण को हम दे देंगे नौकरी, क्षत्रिय को नहीं देंगे, ऐसा नहीं रखेंगे। ठीक है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, क्या एक्सेप्शन है इसमें भी? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, पुराने टाइम पे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रिजर्वेशन दो ही लोगों को दी गई, एक तो एससी और दूसरे एसटी। ठीक है, बाद में 1979 में क्या बनाया गया, मंडल कमीशन बनाया गया। और मंडल कमीशन में को बोला गया क्योंकि लोग बोल रहे थे कि देखो भाई, सिर्फ एससी और एसटी ऐसे लोग नहीं है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे एक तीसरा वर्ग भी है हमारे देश में, जो पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन वो ना ही स्वर्ण लोग हैं, मतलब ना ही हायर कास्ट है ना ही लोअर कास्ट है, कहीं बीच में है, पर उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो बोला गया, एक मंडल कमीशन बनाई गई और उनको बोला गया कि आप जो ये लोग हैं पिछड़े हुए, जो एससीज में भी नहीं आते हैं और जर्नल में भी नहीं आते हैं, इनकी जनगणना करो, देखो कि कितने लोग ऐसे हैं। और मंडल कमीशन ने ये देखा कि 52% पॉपुलेशन इंडिया की कैसी है, ओबीसी है, जिनको अदर बैकवर्ड कास्ट का दर्जा दिया गया। ठीक है, और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, बाद में 1992 में उसको लागू किया गया। ठीक है, और 27% रिजर्वेशन दी गई किसको, ओबीसीज को। ठीक है, तो ये सब रिजर्वेशन क्या है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जहां पे हम सोसाइटी को एक इक्वल फुटिंग पे लाने के लिए लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट ओबीसीज में हमने क्रीमी लेयर भी डाली। क्रीमी लेयर मतलब कि जो लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम ज्यादा है, 8-10 लाख से ज्यादा इनकम है, या फिर जिनके माँ बाप पहले से गवर्नमेंट सर्विसेज में अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ओबीसी का फायदा किसको मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को, जो जो हैं फाइनेंशियली वीक हैं। ठीक है, अब ये डिबेटेबल मसला है कि क्या इंडिया में अभी भी रिजर्वेशन उतनी वैलिड है कि नहीं है, क्या अभी भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन देखो क्या हुआ इंडिया में, जब रिजर्वेशन दे रहे थे तो उस टाइम पे जो यहाँ के सोशियोलॉजिस्ट थे, जो इस सोसाइटी को अच्छे समझते थे, उनका ऐसा कहना था कि एक टाइम इंडिया में ऐसे आएगा कि जो ये रिजर्वेशन है ये खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हुई क्या, इंडिया में रिजर्वेशन खत्म क्यों नहीं हुई, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है उसके पीछे, कि इंडिया में सबसे पहले हुआ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, कि कास्ट के नाम पे लोगों ने वोट लेना स्टार्ट किया। ठीक है, और बाद में इसी को, ये जब चीज एक लेवल से ज्यादा बढ़ी तो कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ, मतलब जाति के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियां बन गई, जाति के नाम पे पॉलिटिकल पार्टियां बन गई। पहले तो ऐसा हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जाति के नाम पे वोट लेना स्टार्ट किया। ठीक है, कि इस जाति के लोग हमें वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या 1960 70s के बाद क्या हुआ, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गई। कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियां कास्ट के नाम पे ही बन गई, जैसे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। ठीक है, जैसे अभी भी एक वो पार्टी है, किसकी है वो, जो जो अभी जीता है, लड़का सा है वो, भीमराव अंबेडकर की फोटो लेके घूमता रहता है, उसका कुछ नाम है। ठीक है, उसने अपनी एक पार्टी बनाई है। तो मतलब कास्ट के नाम पे ही पार्टियां बना दी। तो जब पॉलिटिक्स में कास्ट घुस गई, उसके बाद फिर रिजर्वेशन को हटाना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि जिन लोगों को रिजर्वेशन हटानी है वो लोग ही खुद बोल रहे हैं कि हम इस कास्ट से, ये पार्टी है, तो रिजर्वेशन हटाएंगे तो उस पार्टी का क्या अस्तित्व रह जाएगा, तो वो क्यों रिजर्वेशन हटाएंगे। हाँ, बट उसको हर 10 साल के बाद जब उसका टाइम खत्म होता है तो उसको हर 10 साल के लिए अमेंडमेंट करके बढ़ा देते हैं। पार्लियामेंट में हर 10 साल के बाद उसके लिए बिल आता है, और हर 10 साल के बाद उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको खत्म करें। कौन खत्म करेगा, आप लोग कैसे करोगे, आप लोग आवाज उठाओगे ना, बट जो उसके बेनिफिशियरीज हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। जो नहीं, चाहे आप फाइनेंशियल कंडीशन देख सकते हो ना, आप सोशल कंडीशन थोड़ी देख सकते हो सेंसस के हिसाब से। कोई बोलेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है,
मेरे को, मेरे साथ सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है, मेरे को ऐसा बोलती है लोअर कास्ट का, मेरे को अंदर हर्ट होता है, वो आप सेंसस में कैसे मेजर करोगे? पर लॉ तो कब का बना है? पर देखो ना मेरी बात, लॉ तो बना है, बड़ी लॉ तो हमने आर्टिकल 17 बनाया है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है, ठीक है, बट सोसाइटी नहीं मान रही उस लॉ को। लॉ बनाने से क्या सोसाइटी मान लेती है लॉ को? अब जैसे रेप के ऊपर तो कितने लॉज बने हुए हैं, पर क्या रेप रुक गए हैं लॉज बनाने से? लॉ बनाने से सोसाइटी में चेंज आता है? लॉ बनाने से सोसाइटी में चेंज नहीं आता है। इसलिए गांधी जी का ये कहना था, जब इस बात के ऊपर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी में बहस होती थी, बी आर अम्बेडकर ये बोलते थे कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो, हमें आप ये रिजर्वेशन, उन्हीं वही मांगते थे कि हमें रिजर्वेशन दे दो। गांधी जी बोलते थे कि नहीं, इससे फायदा नहीं है, इससे नुकसान है, क्योंकि रिजर्वेशन देंगे तो फिर तो ये पक्की हो जाएगी, फिर कास्ट को हम हटा नहीं पाएंगे इधर से। गांधी जी का कहना यह था कि हम सोसाइटी को बदलें, सोसाइटी में लोगों की मानसिकता को बदलें, कि वो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना करे लोगों के साथ, ठीक है। पर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि सोसाइटी नहीं बदल सकते इंडिया की सोसाइटी में। बी आर अम्बेडकर ने इसमें एक किताब लिखी है, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, और उन्होंने लिखा है कि इंडियन सोसाइटी से कास्ट को आप कभी भी नहीं हटा सकते हो, यहाँ की सोसाइटी की खून में कास्ट है, आप उसको नहीं हटा सकते कभी भी। नहीं हो सकती है, बट देखो सोसाइटी चेंज तब हो सकती है कि धीरे धीरे ये बड़ हम्म हम्म हम्म। ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो आप जो चीज बोल रहे हो ना। हम्म 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 हम्म। नहीं वो मेरी, और ये बात सिर्फ स्कूल से नहीं, वही बात बोल रहा हूं ना कि सोसाइटी में चेंज आने की जरूरत है। देखो लॉ लॉ को चेंज कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है कि लॉ को चेंज करेंगे, पर लॉ को चेंज होने नहीं देते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट हैं, ठीक है। कोई इंसान, बीजेपी भी नहीं चाहती है कि, बीजेपी तो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है, हायर कास्ट वालों की पार्टी मानी जाती है, पर बीजेपी भी कभी लोअर कास्ट को हटाने की बात नहीं करती, ऐसी बात भी नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि वोट टूट जाएगा। तो आप बताओ ना कि कैसे चेंज आएगा फिर? हम्म। हाँ देखो मेरे हिसाब से तो इसका एक ही इसका एक ही हल है कि आप सोसाइटी में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको थोड़ा बदलने की कोशिश करो, ठीक है। देखो यहाँ पे एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया है कि लोगों का दिमाग खराब किया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सोसाइटी में जो इक्वालिटी वाला कंसेप्ट है ना, ये इक्वालिटी वाला कंसेप्ट मेरे हिसाब से खराब कंसेप्ट है। इक्वालिटी कभी नहीं हो सकती सोसाइटी में। इक्वालिटी कैसे हो सकती है सोसाइटी में? अब सोसाइटी में 10 टाइप के काम है, ठीक है, वो 10 टाइप के काम लोगों को करने ही पड़ेंगे, और सबका मानसिक स्तर भी एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी, हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज है, बट इक्वालिटी वाला जो ये मॉडर्न कंसेप्ट है ना, कि सब बराबर, औरतें मर्दों के बराबर, लोअर कास्ट हायर कास्ट के बराबर, आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो उनके साथ, बट काम के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन होगी ही होगी सर, क्योंकि काम थोड़ी बंद होंगे, काम तो होंगे ही सारे, हर लेवल के काम होंगे, और मानसिक स्तर भी अलग अलग लेवल के लोग हमेशा होंगे इस सोसाइटी में। कोई इंसान दिमाग से काम करेंगे, कोई इंसान हाथों से काम करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, वो सोसाइटी में आप नहीं बदल, सोसाइटी में हायरार्की के बिना चल ही नहीं सकती सोसाइटी, ठीक है। इसीलिए वैदिक कंसेप्ट में हायरार्की थी, क्लियर हायरार्की थी, उन्होंने बोला था कि हायरार्की रहेगी सोसाइटी में, ठीक है। औरतों के लिए ये काम है तो ये काम है, करो ये काम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें इक्वालिटी के नाम पे आपको कामचोर बनने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप सब अपने अपने काम, अगर बंदा अपनी शिद्दत के साथ करे तो सोसाइटी अच्छे से ही चलेगी। बट लोग क्या करते हैं कि इक्वालिटी के नाम पे काम चोरी करते हैं, अपना काम सही से नहीं करना चाहते और बोलते हैं हमें इक्वालिटी चाहिए। ये कंसेप्ट मुझे वेग लगता है, मॉडर्न कंसेप्ट है, और सोसाइटी को खराब किया इसी कंसेप्ट ने। हम्म 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 हम्म
आपको ऐसे लगता है ना कि आपके लेवल पे कास्ट नहीं, आप खाने पीने के में नहीं करते होंगे अभी, ठीक है, लेकिन जो एक लोअर कास्ट का बंदा होगा ना, उसके माइंड में ये चीज होती है कि मुझे रिजर्वेशन मिलेगी। हाँ, तो बेनिफिट, वही बात है ना, बेनिफिट के बेसिस पे फिर धीरे धीरे वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। जब आप ही के साथ वाले बंदे आपसे कम पढ़ के जॉब्स ले लेंगे ना, तो आप खुद ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना लग पड़ोगे। आप खुद बोलोगे घर पे कि देखो यार, मेरे से भी कम नंबर थे और लग गई इसकी नौकरी, इसको फायदा मिल गया। आप खुद ही बोलोगे ये। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये साइकी में है ना चीज। आप चाहे बाहर से इसको बदलने की कोशिश करो भी, थोड़ा बहुत नहीं करोगे डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी ये चीज को आप कोर से बिल्कुल जड़ें नहीं खत्म कर सकते इतना इजीली, उसके लिए बड़ा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, पर उसके लिए अगर आप करना, उसके लिए जल्दी आप कोशिश करना चाहते हो तो ग्राउंड लेवल से सोसाइटी पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है। लोगों में जो ये बातें बनाई जाती हैं, लोगों को दिमाग में डाली जाती हैं कि ये अछूत है, इसके साथ नहीं बात करो, ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे। फिर जाके थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। पर दूसरा ये कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है हमारी, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, पर उसको कैसे बदलेंगे, उसको बदलने में मुझे नहीं लगता कि अभी 100 साल तक हमारे देश की पॉलिटिक्स बदलेगी। पॉलिटिक्स नहीं बदल सकती है। कैसे करे कोई, क्योंकि उनको फायदा है ना उस सिस्टम से, कैसे कर दे कोई। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। हाँ, पर यहाँ नहीं होगा ऐसा। ठीक है, धीरे धीरे ही चीज़ें हो सकती हैं चेंज। बट ये देखो, ये चीज़ें चेंज होंगी जब आप, अगर ग्राउंड लेवल पे लोगों की मानसिकता, जो यूथ है, अगर उसकी मानसिकता में चेंज आ जाए, क्योंकि फ्यूचर लीडर्स उन्होंने ही बनना है, उनकी मानसिकता में सही से बदलाव आ जाए, वो सच में ऐसा चीज़ें सोचने लग पड़े, तो फिर जब वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी जाएंगे तो धीरे धीरे कुछ तो बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है। इसमें एक्सेप्शंस लिख लो। बड़ा लंबा लेक्चर हो गया। एक्सेप्शंस लिखो इसमें। पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब, पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेजिडेंस एज ए कंडीशन, रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट, एज ए कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट्स, फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट्स और यूटीज। तो स्टेट के बेसिस पे भी सरकार क्या कर सकती है, जैसे किसी स्टेट में अगर नौकरियां निकलती हैं तो स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व रहती हैं कुछ। ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है एक टाइप की, पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरा लिखो, स्पेशल फेवर्स कैन बी गिवन टू एस सीज एंड एस टीज, स्पेशल फेवर्स कैन बी गिवन टू एस सीज एंड एस टीज एंड अदर वीकर सेक्शंस, एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 16। तो हमें देश में किसी को भी रिजर्वेशन देनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, तो आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट की जाती है। ठीक है, इसमें एक इंदिरा साहनी केस इंपॉर्टेंट है, वो भी आप याद रखना। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 50% से ज्यादा हम क्या नहीं करेंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे। एक लिमिट सेट की थी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ठीक है, कि रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50% लिमिट। बट ये लिमिट अब काफी स्टेट्स में क्रॉस की जा चुकी है। तमिलनाडु में, हमारी स्टेट में 70% रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ऐसा ही है।